Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 जून 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये हेल्प करता है हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो एनपीसीआई है इसने रुपे को लॉन्च किया है, रुपे जो कि बेसिकली एक कार्ड पेमेंट स्कीम है। अब नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों ने लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में सुना है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डायमंड्स हैं वो दो प्रकार के हो रहे हैं, एक नेचुरली अकरिंग है, दूसरा यहाँ पे लैब में बनाए जा रहे हैं, है ना। लैब में कैसे बनते हैं डायमंड्स हमने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। ना अब बात आती है मीट के ऊपर। दोस्तों हुआ क्या है ना कि यूएस की दो कंपनियाँ हैं, गुड मीट और अपसाइड फूड्स। तो इन दोनों ही कंपनियों को जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अप्रूवल मिल चुका है। किस चीज़ का अप्रूवल, कि अब ये कंपनी क्या कर सकती हैं, सेल कल्टीवेटेड चिकन को बना सकती हैं, बनाकर इसको बेच भी सकती हैं। तो हम लोग इस थंबनेल में जो मेंशन कर रखे हैं कि इस देश में अब लैब में बनेगा मीट, तो बेसिकली बात की जा रही है यूएस की, क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे एक अप्रूवल मिला है। अब जो ये लैब मीट है इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक वर्ड यूज़ किया है, सेल कल्टीवेटेड चिकन। तो यहाँ पर इस मीट को आप लोग सेल कल्टीवेटेड मीट बोल सकते हो, कल्चर्ड मीट बोल सकते हो, या फिर इसको लैब मीट भी बोला जा रहा है। इसमें क्या होगा, जानवर को मारा नहीं जाएगा, बिना कह सकते हो कि मारे यहाँ पे आप मीट का प्रोडक्शन कर सकते हो। अब वो मीट का प्रोडक्शन करने का पूरा प्रोसेस क्या होगा उसके पीछे का, वो चीज़ समझनी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाला है। सवाल यह है कि हमने कैसी हवाई बात कर रहे हैं, क्या मतलब कुछ भी चर्चा नहीं है, ऐसी फालतू में ले लिया आर्टिकल नहीं। देखो इसकी चर्चा लगातार हो रही है। आज से 2-3 दिन पहले भी द हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर में इस आर्टिकल को पब्लिश किया था एक्सप्लेन सेक्शन में कि लैब ग्रोन मीट क्या है, और यूएस ने यहाँ पर रिसेंटली इसको लेकर अप्रूवल दिया है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा भी 13 घंटे पहले एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है, फिर 2 दिन पहले लगातार इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का जो साइंस दिस वीक का पोर्शन होता है वहाँ पर भी ये लैब ग्रोन मीट का डिस्कशन हुआ है। ठीक है, इस वजह से रेलिवेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, जो ये अमेरिका ये काम कर रहा है ये दूसरा देश है ये काम करने वाला। तो आप कहोगे इससे पहले भी एक देश है, हाँ। जो फर्स्ट कंट्री था जिसने इस प्रकार के ऑल्टरनेटिव मीट के सेल को, बिक्री को अप्रूवल दिया था वो सिंगापुर था, और सिंगापुर ने ऑलरेडी ये काम साल 2020 में कर दिया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा देश ये अमेरिका है। अब समझते हैं कि कल्टीवेटेड मीट होता क्या है। उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बायोलॉजी की कुछ चीज़ें बताता हूँ, जिसका बेसिस पर यहाँ पे आपको ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है लैब मीट को बनाने का वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक इंसान जो है ना उसका पूरा शरीर बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है।
एक ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस सेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कोशिकाएं देखने को मिल जाती हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है आपको पता है, देखो स्पर्म और एग, ठीक है, मेल का स्पर्म फीमेल का एग, दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद में जाइगोट मिलता है। उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो जो एग है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आप कह सकते हो एक बच्चे का जो शेप है वो लेना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो जाइगोट बनता है ना, वो यहाँ पर सिंगल सेल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कह सकते हो वो सेल बट जाते हैं, 2 सेल हो जाते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे करके जो सेल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। स्टार्टिंग में जाइगोट में केवल एक सेल होता है, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है उसमें सेल्स लगातार इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं, जैसा आप यहाँ पे प्रोसेस देख पा रहे होंगे। फिर क्या होता है, जो सेल्स हैं, एग्जाम्पल आपके फैट सेल, नर्व सेल, मसल सेल, ब्लड सेल्स, ये सारी सेल्स हो गई। अब क्या होता है, सेल से ही हमारा टिश्यू बनता है, ठीक है, और टिश्यू से क्या करता है, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर उन्हीं ऑर्गन से हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। यानी कि शुरुआत सेल्स से ही हो रही है, कोशिकाओं से हो रही है। तो अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक के ऊपर। जो हमारा कल्टीवेटेड मीट होने वाला है इसको भी सेल के बेसिस पर बनाया जाएगा। यानी कि कोई भी एनिमल है, जैसे चिकन हुआ या फिर पोर्क का मीट हुआ या फिर बीफ हुआ, ठीक है, अगर इनके मीट को ग्रो करना है बिना किसी जानवर को काटे पीटे या बिना किसी जानवर को मारे, तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ना इन जानवरों का जो सेल्स है वो आइसोलेट करना होगा, बॉडी से सेल निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, सपोज़ यहाँ पर एक चिकन है या फिर पिग है, तो एनेस्थीसिया वगैरह का इंजेक्शन देने के बाद में इनके बॉडी से थोड़ा सा मसल निकाल लिया जाएगा, थोड़ा सा जो मांस है वो निकाल लिया जाएगा, और उससे यहाँ पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इतना, ठीक है। फिर क्या होगा, उस मांस में से सेल्स को निकाला जाएगा और फिर उस सेल को धीरे धीरे करके लैब में ग्रो किया जाएगा। जैसे एक सेल मल्टीप्लाई हो कर एक ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो सेल्स हैं इसको लैब में ग्रो किया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो एक मीट है वो यहाँ पर बनकर निकलेगा। तो यूएस की दोनों कंपनियाँ क्या करने वाली हैं, इन एनिमल में से जो सेल्स हैं पहले वो निकालेंगी और फिर उन सेल्स को क्या किया जाएगा, एक बायो रिएक्टर के अंदर में रखा जाएगा, ठीक है। ये आप देख पाओगे, इनमें से सेल्स निकाले, सेल्स निकालने के बाद में उनको बायो रिएक्टर के अंदर में डाल दिया। इस बायो रिएक्टर को हम लोग कल्टीवेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कल्टीवेटर है इसके अंदर में एक मतलब कह सकते हो एक सेंसर फिट वाला डिवाइस है, ये जैसा एक कंटेनर होता है। इसको डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया है कि ये कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, और इस टेक्निक की मदद से इस रिएक्टर के अंदर जो एक मीट है वो प्रोड्यूस हो सकेगा, ठीक है। और इस पूरे तरीके को हम लोग सेलुलर एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को सेलुलर एग्रीकल्चर का नाम भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जो ये सेल्स हैं ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे, लार्ज नंबर्स में हो जाएंगे, एक जो मीट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उन सबको कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद उनको प्रोसेस किया जाएगा, जो भी एडिटिव्स उसमें ऐड करने होंगे, टेक्सचर्स ऐड करने होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसमें ऐड की जाएंगी। ऐसे यहाँ पर लैब में ये मीट ग्रो होने वाला है। क्या आपने इससे पहले इस चीज़ के बारे में सुना था? वैसे देखो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, मैंने इसके बारे में मतलब 2018-2019 में बहुत पहले ही पढ़ रखा था, बट अभी लगातार ये न्यूज़ में है, तो जिस वजह से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सवाल पता है एक और उठता है कि जो ये सेल कल्टिवेटेड मीट है इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे पोर्क का मीट हुआ, पोर्क के अलावा यहाँ पर चिकन हुआ। चिकन जो है दूसरी सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मीट है दुनिया के अंदर में, पहला पोर्क है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बोल रहा है। तो ये जो कंपनियां हैं गुड मीट एंड अपसाइड, इनका मेन फोकस है चिकन के ऊपर में कि चिकन को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए। और वो कैसे एक्सपैंड करेंगे, लैब में यहाँ पर इस प्रकार से मीट को ग्रो करके। जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो और भी कई प्रकार के जो एनिमल्स हैं उसके ऊपर भी सेल कल्टिवेटेड वाला जो वर्जन्स हैं उसको भी लगातार डेवलप करने के ऊपर काम कर रहे हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है मैकिन्सी, इन्होंने यहाँ पर एक एस्टिमेशन बताया है, एक अंदाज़ा बताया है और बोला है कि साल 2030 तक, कब तक, साल 2030 तक जो इसी प्रकार का कल्चर्ड मीट वाला जो मार्केट है ना, ये मार्केट 20 से 25 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। इतनी बिक्री हुआ करेगी 2030 तक, यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है ऐसी करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ गई। अब ज़रूरत क्या है मैं उसको वो समझाता हूँ। देखो अभी आपको पता होगा कई सारी रिपोर्ट्स, साइंटिफिकली सारी चीज़ें प्रूव भी हो चुकी हैं कि जो ये मीट का प्रोडक्शन हो रहा है ना, इसके पीछे बहुत सारा एमिशन होता है, बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है।
ठीक है। बहुत सारा जो हमारा लैंड एरिया है उसमें यहाँ पर इन जानवरों को कह सकते हो ग्रो किया जाता है ना, पाला जाता है। और पालने जाने की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। ज़रे ज़रे से यहाँ पर पोर्शन में बहुत सारे जानवर भर दिए जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा हमारा लैंड भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एनिमल स्लॉटरिंग हो ही रही है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद में हमारे देश भर में या दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का भी एक इशू है। सभी लोगों के पास में प्रॉपर खाना भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये कुछ इश्यूज़ हैं। तो इन सारे इश्यूज से लड़ा जा सकता है इस सेल कल्चर्ड मीट को प्रोड्यूस करके। कैसे? पहली बात तो यहाँ पर कोई जानवर का इतना पालन नहीं करना है ना। तो इससे पोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल होगा और इससे जो यहाँ पर जो ज़मीन पर आज के समय पर इस प्रकार से एनिमल्स की रेयरिंग की जा रही है वो चीज़ें कम हो जाएंगी। ज़मीन का यूज़ थोड़ा इस पर्पज़ से थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एनिमल स्लॉटरिंग को रोका जा सकेगा, है ना, जानवर की हत्या नहीं की जाएगी। तीसरी चीज़, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सकेगा। यहाँ पर बिना जानवर को मारे मीट का प्रोडक्शन हो रहा है लैब के अंदर में, तो इससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करके लोगों की जो फूड सिक्योरिटी नीड्स हैं वो यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। और इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी किया जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हो, यानी कुछ चेंजेस भी किया जा सकता है मीट के अंदर में। समझ गए इस बात को। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट होता है ना, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है कि जितने भी यहाँ पर अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे पहले ही क्लाइमेट साइंटिस्ट ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो मीट का कंजम्पशन जैसा आज के समय में हो रहा है ना, इसको कम से कम करना चाहिए, जिससे यहाँ पर थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर पड़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आपको पता है दुनिया भर में जो कार्निवोरस डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये नॉन वेज फूड है इसका कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। उसके लिए भी यहाँ पे आप कह सकते हो जो ये लैब ग्रोन मीट है कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि जो ये लैब में मीट को ग्रो किया जाएगा ना, इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। कस्टमाइज़ मतलब इसको और भी हेल्दियर बनाया जा सकता है, इसमें और भी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। सपोज जैसे काफ़ी सारा अभी जो नेचुरल मीट होता है ना, इसमें फ़ैट का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर लैब में यहाँ पर इस प्रकार से मीट को ग्रो करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस करके फ़ैट का कंटेंट कम भी किया जा सकता है, ये बताया गया। ये ज़रूरत मैंने आपको बताई। उसके बाद सवाल उठता है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। पहली चीज़, कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस। देखो, भले ही एक सब्स्टिट्यूट कह लो या ऑल्टरनेटिव कह लो, लेकिन लोग यहाँ पर इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, टेस्ट की वजह से, टेक्सचर की वजह से। क्योंकि पहले लैब मीट ऑलरेडी ग्रो किया जा चुका है, इसको टेस्ट भी किया जा चुका है, टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद बात आती है कॉस्ट की। यहाँ पे इस सेल कल्टिवेटेड मीट को बनाने में जो पीछे का कॉस्ट लग रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय पर इसके ऊपर और रिसर्चेस जारी हैं, तो कहीं ना कहीं ये और महंगा हो जाएगा। देन बात आती है रिसोर्सेज की। तो जो हमारा सेलुलर कल्टीवेशन प्रोसेस रिसर्चर्स होते हैं, इनको काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हाई क्वालिटी का सेल्स चाहिए। अगर हमें हाई क्वालिटी का सेल नहीं मिलेगा तो अच्छे से यहाँ पर इसका प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़, हाई क्वालिटी का सेल होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ और रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं फाइनल प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली होती है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा कह सकते हो इसमें प्रोसेस में थोड़े चैलेंजेस भी नज़र आएंगे। दोस्तों, आर्टिकल रेलिवेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं मतलब जो पूछी जा सकती हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी हैं। अभी जो मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़कर बताई हैं ना, वो यहीं से मैंने सारा जो डेटा है वो पढ़कर बताया है। लैब ग्रोन मीट क्या है, यूएस ने क्या किया है, कल्टीवेटेड मीट क्या होता है ना। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, टाइप्स क्या होता हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहीं से बताई है। सारा डेटा आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर जाकर। ठीक है, आगे आते हैं ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। जो हमने पेड ग्रुप स्टार्ट किए थे, है ना, इसके बारे में मैंने बीच में जानकारी देने बंद कर दी थी, बट काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर मैसेजेस भी करते हैं, सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो कि कैसे ज्वाइन करना है। तो अभी भी यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन करना चाहते हो पेड ग्रुप्स को, इसका कोई ज़्यादा बड़ा कॉस्ट नहीं है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है। 499 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। आपको एक ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और आप 499 रुपीज़ का पेमेंट करने के बाद में उस ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन हो सकते हो। सारे के सारे जो यहाँ पर जैसे ये कंटेंट मैंने आपको अभी दिखाया था लैब ग्रोन मीट को लेकर, ऐसे में काफ़ी सारे जो आर्टिकल आज दिखाने वाला हूँ उसमें आपको बैकग्राउंड डेटा काफ़ी सारा देता हूँ। वो सारा डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, पेस्टेड फॉर्म में मिल जाएगा। तीसरी चीज़, यहाँ पर हिंदी के PDF भी आपको वहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलेंगे।
10 जून से वो हिंदी के पीडीएफ अवेलेबल हुए हैं और रेगुलर बेसिस पर वो पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं। तो हिंदी माध्यम वाले जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हिंदी में सारा कंटेंट चाहिए तो वो भी यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश वाले लगातार यहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर ही रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो उसको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जो अभी नंबर आपको थोड़ी देर पहले दिख रहा था उस नंबर पर नहीं करना है, इस वाले नंबर पर करना है। ये जो नंबर है 8534873368, इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल देना है, आपको रिप्लाई आएगा। थोड़ा सा वेट करना और सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि कैसे पेमेंट करना है, लिंक मिलेगा, उसके बेसिस पर आप सारा काम कर पाओगे, ग्रुप को भी ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना। जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का उसको पहुंचा देना। आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको प्रोफाइल मिलेगा मेरा। वहाँ पे अभी 13,000 जो हैं फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो आप भी वहाँ पर मेरे साथ में पर्सनली ज्वाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बहुत सारे आर्टिकल रेलिवेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक आर्टिकल ये वाला है, इसको GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे। देखो बात की जा रही है चार धाम के बारे में। अब आपने चार धाम में भी 2 चार धाम सुने होंगे, एक छोटा चार धाम है और एक बड़ा चार धाम है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग चार धाम की बात कर रहे हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, पिछले कुछ समय पर इन चार धाम पे जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उनमें से कई सारे लोगों की डेथ हुई है। और डेथ होने के पीछे के जो रीज़न्स है वो अलग अलग रीज़न्स है, वो यहाँ पर समझाए गए हैं। पता है चार धाम की यात्रा जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती है। डिफ़िकल्ट क्यों मानी जाती है उसके पीछे के रीज़न्स भी आर्टिकल में समझाए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो भी यहाँ पर ऑफिशियल नंबर निकल कर आ रहा है उसमें बोला जा रहा है कि 72 के आसपास डेथ यहाँ पर रिपोर्ट करी गई हैं। केदारनाथ के अंदर 72 डेथ, यमुनोत्री में 28, बद्रीनाथ में 27 और गंगोत्री में 16 डेथ। ये खुद यहाँ पर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला है। ज़्यादातर जो डेथ हुई हैं वो हार्ट अटैक की वजह से, या कह सकते हो कि जो वेदर है उसकी वजह से, जो वेदर के अंदर चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से। देखो बोला जा रहा है कि इस साल की जो ये यात्रा स्टार्ट हुई है ना, इसमें स्टार्टिंग के 65 डेज़ में 149 लोगों की जान गई है। कारण मैंने आपको बताया, अलग अलग कारण हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि लगभग 31.78 लाख के आसपास जो लोग हैं उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के जो मंदिर हैं यहाँ पर विज़िट किया है। और जब से ये सीज़न स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2022 से, और जो भी 149 डेथ हुई हैं उसमें से कितनी डेथ कहाँ पे हुई हैं ऑलरेडी हम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा बोला ये जा रहा है कि 6 पिलग्रिम्स ऐसे भी हैं जो जिनकी डेथ हेमकुंड साहिब पर भी हुई है। रीज़न क्रोनिक एलिमेंट्स हो गए, या फिर कह सकते हो कि जो वेदर है एकदम से चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये सारे कई सारे बड़े बड़े रीजंस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ट अटैक्स जो हैं ये हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पिलग्रिम्स हैं इनकी जान गई हैं। बोला जा रहा है कि चार धाम की यात्रा में आप देख पाओगे जो भीड़ है वो भी ज़्यादा चल रही है। साल 2022 में लगभग 300 लोगों की जान गई थी इस यात्रा में, और अभी यात्रा शुरू हुई है उसमें लगभग यहाँ पर 150 लोगों के आसपास की जान जा चुकी है। बोला ये जा रहा है कि अभी स्टार्टिंग हुई है यात्रा, स्टार्टिंग के 65 दिनों में ही लगभग 10,61,889 जितने ये जो नंबर है ना, इतने लोग जो हैं वो केदारनाथ टेम्पल को विज़िट किए हैं स्टार्टिंग के 65 डेज़ में से। और उसके बाद 9,61,939 पीपल बद्रीनाथ को विज़िट किए हैं। 5,61,490 जो पिलग्रिम्स हैं वो गंगोत्री को विज़िट किए हैं, और 4,83,340 पिलग्रिम्स यमुनोत्री को विज़िट किए हैं। तो आप इमेजिन करो कि लगभग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और इनमें से 1.3 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो हेमकुंड साहिब को भी विज़िट करके आए हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन है कि इस साल की जो यात्रा होने वाली है, क्योंकि अभी शुरुआत है और नवंबर तक यात्रा चलने वाली है, तो पूरे साल में लगभग 50 लाख के आसपास जो पिलग्रिम्स है वो यहाँ पर ये यात्रा करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर एक डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, और इससे आप ये कह सकते हो कि जो इकॉनमी जनरेशन है इस पर्टिकुलर एरिया का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बोला जाता है कि जो ये यात्रा है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से कम 10 लाख लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवाती है इन जगहों पर। जो वहाँ के होटल्स हैं, स्टाफ हैं, गाइड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैब ड्राइवर हैं, पंडित हैं, उसके बाद म्यूल ऑपरेटर जो खच्चर चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इकॉनमी जनरेट हो रही है। और मैं आपको बता दूँ, चार धाम यात्रा जो हम बात कर रहे हैं, चारों धाम यात्रा की,
इस यात्रा से लगभग कह सकते हो जो इकॉनमी है वो इसकी इकॉनमी लगभग 7,500 करोड़ है, 7,500 करोड़ रुपए यहाँ पर इकॉनमी देखने को मिलेगी। तो इसका कंट्रीब्यूशन चारधाम यात्रा का बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारे उत्तराखंड की इकॉनमी के अंदर में। ठीक है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से लेकर चलता हूँ। एक सेकेंड, आपको मैं थोड़ा यात्रा के बारे में बताता हूँ। अब दोस्तों ना, अब आपको पता होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। चारधाम और छोटा चारधाम दो हैं। जब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के चारधाम की तो वो छोटा चारधाम है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री आता है। ठीक है, ये उत्तराखंड वाला चारधाम हो गया। और जो हमारे पूरे देश का चारधाम, जो बड़ा चारधाम है बेसिकली, उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर बद्रीनाथ नॉर्थ में, साउथ में रामेश्वरम, उसके बाद में वेस्ट में द्वारका और ईस्ट में पुरी। ठीक है, जहाँ पर रथ यात्रा चल रही है। अब होता क्या है, हमें पता तो होता है लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठ जाते हैं फिर उसके बाद कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है, यार ये था या ये था। तो अभी से यहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिटी में रखना। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला है कि ये जो यात्रा है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है चारधाम की, उत्तराखंड वाली। रीज़न क्या है, जो एरिया है वो काफ़ी टफ है, हाई ऑल्टीट्यूड है, काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ों पर जाना पड़ता है। वेदर कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, एकदम से वेदर काफ़ी टफ हो जाता है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं खासकर, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। ऑक्सीजन की जो लेवल्स हैं ऊपर जाते ही कम हो जाते हैं, टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, नमी कम हो जाती है वातावरण के अंदर में। अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है जो सूर्य से निकल रही हैं वो डायरेक्टली पड़ रही होती हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ जाता है ना। एयर प्रेशर कम हो जाती है। तो कई सारे रीज़न है। प्लस ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, जो नमी है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर नमी होती है, उसके कम होने की वजह से कुछ ही घंटों के अंदर अंदर बॉडी के अंदर में जो वाटर लॉस है, पानी की जो कमी है वो होनी स्टार्ट हो जाती है और वो तेज़ी से होने लगती है, जिससे डिहाइड्रेशन भी होने लगता है, बेहोश भी होने लगते हैं लोग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस हैं जो कि आपने पता होने चाहिए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी और जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन के साथ में आप लिंक कर सकते हो। अब ये मैटर क्या है, देखो जो हमारा एनएचआरसी है, एनएचआरसी का नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नाम से पता चल रहा है कि जो मानव के अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए एनएचआरसी काम करता है। तो एनएचआरसी ने अभी महाराष्ट्र को एक नोटिस भेजा है। क्या नोटिस भेजा है मैं आपको बताऊंगा आगे। नोटिस किस चीज़ को लेकर है बेसिकली, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक जगह पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग रहा था, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने लगभग 11 वर्कर्स को बुरी तरह से टॉर्चर किया। उसके ऊपर मतलब उन 11 वर्कर्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा निर्दयता से आप कह सकते हो कि उनके ऊपर सख्ती बनाए रखा, जिसकी वजह से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन निकल कर आया। उन्होंने यहाँ पर एक नोटिस भेजा और कहीं ना कहीं सारी डिटेल्स हैं, अभी यहाँ पर ये मांग भी रहे हैं। एनएचआरसी ने ये ऑब्जर्व किया कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि हमारे पास में एक कानून है जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। इसका उल्लंघन हुआ है। अब ये कानून क्या बोलता है, देखो आपको नाम से पता चल रहा है कि जो बॉन्डेड वाला लेबर सिस्टम है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो ये जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है इसको ख़त्म करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया था। लेकिन क्या हुआ, अभी भी ये बॉन्डेड लेबर नज़र आया। इसमें हुआ क्या कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर ने वर्कर को अपने पास में बांध कर रखा, 12-12 घंटे काम करवाया, है ना। कोई यहाँ पर उनको प्रॉपर उनका जो वेजेस है, मजदूरी है, वो नहीं दी जा रही है। उनसे जो वेल है, जो कुआं है, वो खुदवाया, है ना। उनको 12 घंटे में केवल एक बार खाना मिल पा रहा है और 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। खाना भी यहाँ पर सही से नहीं मिल पा रहा है, वहीं पर रहने के लिए बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर। ये इस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार किया जा रहा था उन सब के ऊपर। ये टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। अब उसके बेसिस पर एनएचआरसी, ये जो न्यूज़ निकल कर आती है ना, उसके बाद एनएचआरसी न्यूज़ में आता है और एनएचआरसी ने यहाँ पर बोला है कि सख्त से सख्त यहाँ पर जो एक्शन है वो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी लिया जाएगा, क्योंकि उसने भी बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट का वॉल्यूशन किया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि इंडिया में बॉन्डेड लेबर का सिस्टम क्या है, प्लस उसको लेकर अलग अलग जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। ये आर्टिकल मेंस और प्रीलिम्स साथ ही साथ में इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है बॉन्डेड लेबर के बारे में। ठीक है, अब बॉन्डेड लेबर क्या होता है, देखो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर जो एम्प्लॉयर जिसने नौकरी दी हुई है, वो एम्प्लॉयर क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा जो ब्याज होता है, उस बहुत ज़्यादा ब्याज पर लोन देता है वर्कर्स को। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ब्याज पर लोन दे दिया,
लेकिन यहाँ पर वर्कर जो एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है ना, वो एम्प्लॉयर उस वर्कर को इतना सैलरी नहीं देता है, काम भी करवा रहा है लेकिन मजदूरी ज़्यादा नहीं देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उस वर्कर ने लोन भी उठा रखा है ज़्यादा पैसे में, ज़्यादा ब्याज में, और सैलरी भी कम है। तो व्यक्ति सही से अपना जो कर्ज है वो चुका नहीं पाता, या बहुत समय लग जाता है उसको कर्ज चुकाते चुकाते। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर के जाल में वो फंसा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग वो लगातार काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ऑलरेडी बॉन्डेड लेबर के अंदर में इंटरप्ट किया और बताया कि देखो कि अगर आप मतलब कोई बॉन्डेड लेबर वाला सिस्टम है ना, तो इसके अंदर जो पेमेंट ऑफ वेजेस हैं, जो लोगों की मजदूरी है, वो कम नहीं होंगी। जब हमने सेट कर रखा है एक लीगल मिनिमम वेजेस की भाई मिनिमम वेज इतनी होनी ही चाहिए, तो उससे नीचे मजदूरी नहीं जानी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है। लेकिन बट होता क्या है कि कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे ही फंसा लेते हैं ज़्यादा लोन देकर और ज़्यादा ब्याज पर। उसके बाद में वर्कर्स क्या है, उसी कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग सारा काम करता रहता है, उसको इतनी सैलरी भी नहीं मिल रही होती है, वो यहाँ पर डेट भी नहीं चुका पाता, प्लस यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो चल भी रहा है। तो बॉन्डेड लेबर इतिहास में जो हमारी गांव वाली इकोनॉमीज़ होती हैं ना, गांव में खासकर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर आप देख पाओगे आज बॉन्डेड लेबर रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ दोनों में ही है, शहर गांव दोनों में। खासकर जो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होती है, जैसे ईंटों के भट्टे में है ना, ईंटों के भट्टे जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, पकाई जाती हैं, वहाँ पर कई सारे जो वर्कर्स होते हैं वो बॉन्डेड लेबर वाली कैटेगरी में रख लिए जाते हैं। कोयले की खदान में जो वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर में, है ना, उसके अलावा सर्कस, सेक्सुअल स्लेवरी, इन सभी जगह पर जो लोगों को रखा जाता है वो बॉन्डेड लेबर वाली कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि यहाँ पर ये चीज़ें करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी बॉडीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। आपको पता होगा कि भारत ने ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रॉमिस किया था कि साल 2030 तक हम लोग जो ये मॉडर्न स्लेवरी है, इस बॉन्डेड लेबर को बोला जाता है कि देखो अभी भी ना एक मॉडर्न स्लेवरी इसको बोला जाता है, ठीक है। एक इंसान को क्या बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है अभी तक, है ना। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था और ये सारा काम 2030 के अंदर आपको पता है ये करना है, क्योंकि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट कर रखे हैं। टोटल हमारे पास में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और इसमें यहाँ पे कुछ टारगेट्स हैं हमारे कि हमें फोर्स लेबर ज़बरदस्ती यहाँ पर मजदूरी करवाना, इसको रोकना है, मानव की तस्करी को रोकना है, चाइल्ड लेबर को रोकना है, और साथ ही साथ में खासकर जो ये गुलामी वाला प्रोसेस है इसको ख़त्म करना है। और इंडिया ने ऑलरेडी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका कह सकते हो एक कन्वेंशन है, अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को भी भारत ने साइन कर रखा है। इंडिया की रैंकिंग जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है उसमें 2018 में थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई थी। भारत चाहता है कि हम लोग अपनी रैंकिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करें। अब हमारा संविधान क्या बोलता है इस लेबरिंग को लेकर, लेबर को लेकर, मैं आपको वो थोड़ा समझाता हूँ, मजदूरी को लेकर। पहली चीज़, संविधान में सभी लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सबके पास में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से आर्टिकल 21 क्या बात करता है, ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। हर एक के पास में जीने का अधिकार है, खुलकर जीने का अधिकार है। फिर आर्टिकल 23 बात करता है कि फोर्स्ड जो लेबर है, ज़बरदस्ती जो मजदूरी थोपी जा रही है, किसी से करवाई जा रही है, उसको रोकने के बारे में चर्चा करता है, प्रोहिबिट करने के बारे में चर्चा करता है। फिर आर्टिकल 24 जो बच्चों को यहाँ पर अलग अलग नौकरियों में रखा जा रहा है, जो चाइल्ड लेबर है बेसिकली, उसको रोकने का काम करता है। खासकर बच्चे ऐसे जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको फैक्ट्रीज़ में रखा जा रहा है या दूसरी जगह पे काम करवाया जा रहा है, उस चीज़ को भी रोकने का काम करता है आर्टिकल 24। फिर आर्टिकल 39 डायरेक्टली हमारे स्टेट्स को बोलता है कि वो एक हेल्थ और जो हमारे वर्कर्स के स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पर मेंटेन करके चलें। वर्कर्स, मैन, वेमेन, सभी लोग के लिए यहाँ पर काम करें, है ना। जो बच्चे हैं उनके साथ में कोई यहाँ पर एब्यूजिंग ना हो, बच्चों को यहाँ पर इस प्रकार से लेबरिंग वाली जो जॉब है उसमें ना रखा जाए, किसी के ऊपर फोर्सफुली लेबर जो है ये ना करवाया जाए, फोर्स लेबर वाली कैटेगरी में रखा जाए। इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर एक स्टेट को मेंटेन करना होगा, ये बात आर्टिकल 39 मेंशन करता है, ठीक है। अब क्या होता है, बॉन्डेड लेबर को लेकर क्या क्या कानून है इंडिया में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, जिसके बारे में अभी हम आर्टिकल में बात कर रहे थे। ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया के ऊपर लागू होता है, लेकिन इसको लागू करने वाली हमारी राज्य सरकार होती है, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये पूरी जो कानून है ये हमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो तरीका होता है वो बेसिकली विजिलेंस कमेटी जो है वो अपनाती है। विजिलेंस कमेटी यहाँ पर जो है इसको लागू करने का काम करती है। विजिलेंस कमेटी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को एडवाइस करती है ताकि वो इस एक्ट के जो सारे के सारे प्रोविजंस हैं उसको अच्छे से लागू कर सकें।
तो स्टेट्स के अंदर में भी यहाँ पर स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है ये मैंने आपको बताया। खासकर जो मेन काम है वो हमारी राज्य सरकार का देखने को मिलता है इस एक्ट को लागू करने का। फिर उसके बाद में जो दूसरा कानून है हमारे पास में वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स 2016 का यहाँ पर ये स्कीम है। जो बॉन्डेड लेबर में फंसे हुए लोग हैं उनको कुछ पैसा का सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, लगभग 3 लाख रुपीज़ का एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, नॉन कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, ताकि वो इंसान जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बाहर निकल कर आए। ठीक है, अब इंडिया में जो बॉन्डेड लेबर बढ़ता चले जा रहा है, बॉन्डेड लेबर कहीं कहीं पर नज़र आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है लोगों में, जो हमारे वर्कर्स से एम्प्लॉयर से इतनी जागरूकता नहीं है इस चीज़ के बारे में। दूसरा, कॉन्विक्शन रेट कम है। अब कई सारे कॉन्ट्रैक्टर इसी प्रकार से बॉन्डेड लेबरिंग करवाते हैं मज़दूरों से, लेकिन क्या है वो फंसते नहीं हैं, कई सारे केसेस में मुजरिम साबित नहीं होते हैं। तो कॉन्विक्शन रेट कम है, डर है ही नहीं लोगों में, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर बॉन्डेड लेबर को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको सोशल बायस देखने को मिलेगा टुवर्ड्स बॉन्डेड लेबर, या माइग्रेटरी नेचर देखने को मिल जाएगा बॉन्डेड लेबर का। और जो हमारे कानून हैं, खासकर बॉन्डेड लेबर अबोलिशन जो एक्ट है, ये सही से लागू नहीं हो पा रहा है इंडिया के अंदर में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बॉन्डेड लेबर बढ़ रहा है। ठीक है, और जो पनिशमेंट दी जाती है कानून के अंदर में, वो पनिशमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, बराबर पनिशमेंट नहीं है। अगर एक सख्त पनिशमेंट, सख्त सज़ा दी जाए तो ये काम आगे हो ही ना, लेकिन सज़ा बहुत छोटी मोटी है जिसकी वजह से इंसान फिर वो डर रहता नहीं है, आगे दोबारा वही काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हो ये सारे कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बॉन्डेड लेबर है वो अभी भी इंडिया में है। एक कारण और है, हमारी नेशनल रीजनल जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में मिलकर ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में राइटर बोलते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम इस बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर सकें। राइटर नहीं, आर्टिकल। ठीक है, तो पहली चीज़, हमें नेशनल कैंपेन्स बनाने पड़ेंगे, हमारे देश में कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी लोगों को कि कैसे अगर कोई बॉन्डेड लेबर का केस है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है, कैसे यहाँ पर विक्टिम्स को बचाना है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल चाइल्ड हॉटलाइन को यहाँ पर पॉपुलराइज करना होगा सभी जगह पर, है ना, जिससे यहाँ पर हम बच्चों को थोड़ा सा बचा सकें, विक्टिम्स को सपोर्ट कर सकें। प्लस जो भी यहाँ पर फोर्स लेबर के अंदर आ चुके हैं, है ना, फंस चुके हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करना। जो इस एरिया से निकल कर आए हैं अभी, उन विक्टिम्स को थोड़ा रेस्क्यू करना, उनको बचाना, उनको सपोर्ट करना, रिहैबिलिट करना। प्लस इन लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव और इनकम जनरेटिंग स्कीम्स को लेकर चलना, ऐसी स्कीम्स लेकर आना जिसमें हम इनको काम दे सकें, प्लस यहाँ पर ये थोड़ा सा अपना रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस आर्टिकल का। हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो आर्टिकल में आपको ये पिक्चर दिख रहा है और नीचे ये आर्टिकल है, दोनों एक ही चीज़ की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हाईवे है, कौन सा हाईवे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। तो ये हाईवे कल पूरी तरह से ब्लॉक हुआ। रीज़न क्या था? यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिला, बारिश ज़्यादा हुई, बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, जो ज़मीन है वो खिसक गई नीचे। पहाड़ के ऊपर ये लैंडस्लाइड्स आमतौर पर देखने को मिलती रहती हैं। तो क्या हुआ, अब देख पाओगे रोड पूरी तरह से ब्लॉक है। अब ये जो आपको मशीन दिख रही है, ये कहीं ना कहीं जो ये मलबा है इसको साइड कर रही है ताकि रोड को जो खोला जा सके, है ना। तो बारिश लगातार हो रही, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इश्यूज़ हुए हैं। 70 किलोमीटर का ये मंडी पोंडू कुल्लू स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा, पूरी रोड देखने को मिलेगी, ये पूरी तरह से अफेक्टेड हो चुकी है। लगभग 301 ऐसी रोड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बंद हो चुकी हैं स्टेट के अंदर में भारी बारिश की वजह से। 140 पावर ट्रांसफार्मर्स डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लैश फ्लड देखने को मिला है। फ्लैश फ्लड यहाँ पर रिपोर्ट करी गई है कई सारी जगह पर। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। तो लैंडस्लाइड भी हो रही है, फ्लैश फ्लड भी नज़र आ रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। तो ये तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली एक सैड न्यूज़ है वहाँ के लोगों के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसमें से देखोगे तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। क्या चीज़ है? पहली चीज़, लैंडस्लाइड या लैंडस्लिप क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, क्यों होती है लैंडस्लाइड, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। दूसरा, फ्लैश फ्लड क्या होता है। फ्लैश फ्लड भी यहाँ पर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जो नॉर्मल बाढ़ होती है वो अलग होती है, फ्लड्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो सारे प्रकार में एक फ्लैश फ्लड भी आता है। तो क्या होता है ये, आओ एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में भारी बारिश की वजह से कई सारी जगह पर जो लैंडस्लाइड्स हैं वो हर साल हमें देखने को मिलती हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं? लैंडस्लाइड्स को हमने डिफाइन किया है एज द मूवमेंट ऑफ मास रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप।
होता क्या है, जो हमारा पहाड़ है, मान लो यहाँ पर एक चट्टान है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मिट्टी थोड़ी लूज़ हुई, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रॉक है, हमारे मलबा है, वो सब का सब नीचे की साइड में ढह जाता है। इसी को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये यहाँ पर एक अपर सा एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया में क्रैक आया, इतना एरिया यहाँ पर टूटा, टूटने के बाद में नीचे गिर गया, और इतना बड़ा एरिया नीचे गिर रहा है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर लेकर आएगा। नीचे सड़कें हैं, घर हैं, वो सब यहाँ पर इसी मलबे के अंदर दब जाते हैं लैंडस्लाइड्स में। अब लैंडस्लाइड के पीछे का मेन कारण क्या है? सबसे पहला कारण है स्लोप मूवमेंट, यानी कि जो ग्रेविटी नीचे से लग रही है, उस ग्रेविटी की वजह से भी जो यहाँ पर जो ज़मीन है ऊपर की, वो खिसकती भी नीचे आ रही है। ठीक है, लैंडस्लाइड के पीछे के 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, और वो तीनों फैक्टर्स को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या क्या? जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या बोलते हैं? देखो, जियोलॉजी यहाँ पर रेफ़र करता है मटेरियल को, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका अर्थ है या रॉक है, जो चट्टान है, जो नीचे खिसक कर आ रही है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के बाद उसमें क्रैक आ जाते हैं, फ्रैक्चर्ड हो जाती है। फ्रैक्चर्ड होने के बाद में उसकी जो मजबूती है वो हो गई ख़त्म, और वो टूट कर नीचे गिर जाती है। वो जियोलॉजी के अंदर आता है। मॉर्फोलॉजी बात करता है हमारे लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर एग्जांपल, जो स्लोप्स हैं, है ना, उनका वेजिटेशन ख़त्म कर दिया। मान लो पहाड़ है, ये ऊपर अच्छी खासी हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, बढ़िया खेती होती थी, सारा काम बढ़िया हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, वो वेजिटेशन को तबाह कर दिया गया। ठीक है, वहाँ पे आग लग गई किसी कारण की वजह से, या सूखा पड़ गया, तो जितने पेड़ पौधे वो सब खत्म हो गए। तो इससे क्या होगा, इससे वो जो ज़मीन का उपजाऊपना है वो ख़त्म हो गया। अगेन, इससे वेजिटेशन ख़त्म होने की वजह से जो ये हमारी कह सकते हो एरियाज़ हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर होंगे, वो कहीं ना कहीं नीचे ढह जाएंगे। या फिर देखो, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है ना कि जैसे वेजिटेशन में आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अब जब पेड़ एक जगह पर रहता है ना, तो उसकी जड़ें अंदर तक फैली हुई होती है, वो मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं। अब पेड़ आपने काट दिए, ख़त्म कर दिए, या पेड़ हट गया है, सूखा पड़ गया है, जड़ें मर चुकी हैं, तो वो जो मिट्टी है अंदर की, वो लूज़ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ गए? तो ये यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे मेथड्स। एक होता है ह्यूमन एक्टिविटी। अब मानव तो कर ही रहा है बहुत सारी हरकतें, है ना। अब इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लगातार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, तो इससे भी लैंडस्लाइड का जो रिस्क है वो लगातार बढ़ता चले जा रहा है। अब लैंडस्लाइड बेसिकली कौन कौन से रीजन में हो रहा है, कौन कौन सी जगह में हो रहा है? अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करें, कॉन्टिनेंट जैसे अफ्रीका, एशिया, है ना, इस प्रकार के कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिनेंट वाइज जो एशिया है, जिसमें इंडिया भी आता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेजेस होते हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से। ठीक है, एशिया में। उसके अलावा अब बात है यहाँ पर कि हम लैंडस्लाइड को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं। पहली चीज़, हमें कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगानी होगी। जिस प्रकार से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पहाड़ों के ऊपर रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत हो रही हैं, इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। एग्रीकल्चर हो रहा है, उस एग्रीकल्चर को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, या फिर अगर एग्रीकल्चर करो भी तो एक नए मेथड से करो, जो हमारा टेरेस फार्मिंग होती है, जो वहाँ के लिए सूटेबल है, वो वाली एग्रीकल्चर करो। ठीक है, बड़े बड़े सेटलमेंट्स बन रहे हैं, लोग जाकर रह रहे हैं, घर बस रहे हैं, उस चीज़ को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। खासकर जो हाई वल्नरेबिलिटी जोन्स हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़ा खतरा है, वहाँ पर आपको सेटलमेंट्स रोकने होंगे। ठीक है, प्लस पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ का वेजिटेशन है ही नहीं, और वहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी लूज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा टेरेस फार्मिंग को आप कर सकते हो। टेरेस फार्मिंग में झूम कल्टीवेशन किया जा सकता है। एक जगह पर आपने क्या क्या खेती बाड़ी की, उसके बाद में उस एरिया से हटकर दूसरी जगह पर किए, इस प्रकार से आप शिफ्ट कर करके यहाँ पर खेती कर सकते हो। एक जगह पे बार बार करने से भी उस एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें जिससे हम लोग इसको मिटिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो आपको लैंडस्लाइड वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। अब आते हैं ज्योग्राफी के दूसरे कॉन्सेप्ट पर, फ्लड्स के ऊपर, बाढ़ के ऊपर। देखो, फ्लड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अक्सर आने वाला, हर साल यहाँ पर ये नेचुरल डिज़ास्टर आता रहता है। अभी असम में हमने फ्लड्स देखे थे, और असम में अभी भी यहाँ पर फ्लड्स को लेकर काफ़ी बड़ी सिचुएशन है। इवैक्यूएशन किया गया, काफ़ी लोग को यहाँ पर हटाया गया है। तो ये बाढ़ हर साल देखने को मिलती है। मेन रीज़न जो होता है वो है हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश की वजह से। ज़्यादा बारिश आ गई, या सुनामी आ गई, या साइक्लोन आ गया। अभी रिसेंटली एक चक्रवात आया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो हमारा फ्लड्स के चांसेस हैं, बाढ़ के चांसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो, 3 प्रकार की फ्लड होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फ्लैश फ्लड। तो अभी हम आर्टिकल में फ्लैश फ्लड के बारे में ही बात कर रहे थे। फ्लैश फ्लड क्या होता है ये समझते हैं। फ्लैश फ्लड में एक ऐसी बाढ़ की कंडीशन होती है ये,
जहाँ पर बहुत तेज़ी से, एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एक्सेसिव वे में बारिश हो रही है, और उस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, पानी की जो क्वांटिटी है, जो हाइट है, वो एकदम से बढ़ जाना, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, चैनल्स में और रोड्स पर भर जाना। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो बाढ़ आती है वो फ्लैश फ्लड कहलाता है, जब एकदम से यहाँ पर बारिश बहुत एक्सेसिव वे में होने लगती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ ही घंटे के अंदर बाढ़ आ चुकी है, और मैक्सिमम मतलब मिनिमम टाइम यहाँ पर 6 घंटा बोला गया है। 6 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर क्या होना, 6 घंटे के अंदर अंदर बाढ़ आ जाना किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो फ्लैश फ्लड कहलाता है। यानी बहुत भारी भरकम बारिश हुई है, कंसिस्टेंटली यहाँ पर रेन हुई है। फिर फ्लैश फ्लड के बाद में एक रिवर फ्लड होता है। रिवर फ्लड जब लगातार बारिश हो रही है, दूसरी तरफ बर्फ़ पिघल रही हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर पानी की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। फिर आती है कोस्टल फ्लड। कोस्टल फ्लड आती है साइक्लोन्स की वजह से या सुनामी की वजह से, कोई चक्रवात आया तो वो अपने साथ में बाढ़ लेकर आता है। ठीक है, तो हमारे तट वाले रीजन में तब बाढ़ आने देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको 3 प्रकार देखने को मिल जाएंगे फ्लड्स के। अब बात है यह है कि इंडिया में कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा बना होता है फ्लड्स का। तो मेजर फ्लड प्रोन रीजन्स जो हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है फ्लड का, वो है पंजाब, हरियाणा। उसके अलावा ज़्यादातर गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर में आपको जो रीजन्स है वो देखने को मिलेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, नॉर्थ बिहार, वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्रा वैली। उसके बाद आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन हुआ, ओडिशा हुआ, सदर्न गुजरात का हिस्सा हुआ, और आजकल यहाँ पर केरला, तमिलनाडु में भी आपको फ्लड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। इतनी सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं भाई, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप देखो यूपीएससी ने 2021 में, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, मेंस में आपसे पूछ लिया गया लैंडस्लाइड के पीछे के कारण और इफेक्ट्स क्या होते हैं, और यही चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी। मैंने आपको कारण, इफेक्ट, सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी यहाँ पे बता दिया। समझ गए? तो ये जिस भी आर्टिकल को पढ़ा रहा हूँ इतनी डिटेल से, हर एक एस्पेक्ट को क्लियर कर रहा हूँ, तो इसके पीछे के रीज़न है क्योंकि यूपीएससी इन डेप्थ पूछ रहा है सारी चीज़ों को। लैंडस्लाइड को लेकर पिछले साल भी क्वेश्चन था मेंस के अंदर में, आपने देखा होगा। तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं, हर साल न्यूज़ में होते हैं, हर साल इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हुए नजर आते हैं। अब की बार जो मेंस होगा, मेंस में आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर के जो ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं यहाँ से बने हुए होंगे, सीधे सीधे मैं आपको दिखाऊंगा जब वो आगे मेंस के एग्जामिनेशंस होंगे। तो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ यह है बिजनेस पेज। इकोनॉमी के पेज पर आपको 2 रेलिवेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे, और दोनों में न्यूज़ तो कुछ खास नहीं है, लेकिन पीछे की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है? S&P क्या है? ये बेसिकली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका मेन काम है क्या करना, एक देश को रेटिंग एजेंसी, मतलब एक देश को रेटिंग देना कि उसकी इकॉनमी जो है किस प्रकार से ग्रो कर रही है, उसको लेकर रेटिंग देने का काम करती है। ठीक है, तो S&P एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल लेवल वाली। बाकी इंडिया की खुद की भी अपनी रेटिंग एजेंसीज है, वो कौन सी हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना। पहले सवाल बन चुका है, ठीक है, पिछले साल यूपीएससी ने सवाल पूछा है इस चीज़ को लेकर। तो ये जो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पर एक अनुमान लगाया कि भारत की जो इकॉनमी है वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाली है एशिया पैसिफिक के अंदर में। इंडिया की जो महंगाई है वो काफ़ी कम हो चुकी है, और आगे भी यहाँ पर इस पूरे साल में 5% के आसपास हमारी जो इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलने वाली है ना, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आरबीआई यहाँ पर अगले साल हो सकता है जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज का दर है, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा कट डाउन करे, कम करे। तो एशियन कंट्रीज़ में इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत बनता चला जा रहा है अपने इकॉनमी के बेसिस पर, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की कैटेगरी में, ऐसा यहाँ पर S&P ने बोला है। जबकि चाइना की जो ग्रोथ फोरकास्ट बताई जा रही है 2023 के अंदर में, तो चाइना की जो ग्रोथ है वो कम होने वाली है, 5.5% से कम करके 5.2% की ग्रोथ होने वाली है, ऐसा यहाँ पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है। तो बेसिकली ग्रोथ का एक अंदाज़ा इन्होंने दिया है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे देश में सिनेरियो बदलेगा उसके हिसाब से ये दोबारा से अपना स्टेटमेंट दे देंगे कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है। तो ये जो डेटा है इतने % से ग्रो होगा, उतने % से ग्रो होगा, ये कहीं ना कहीं इकॉनमी के लिए इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, क्या % है क्या % नहीं है, चेंज होता रहेगा। लेकिन एग्जाम के लिए आपने थोड़ा सा पता होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग के बारे में। क्रेडिट रेटिंग होता क्या है? देखो, क्रेडिट रेटिंग बेसिकली यहाँ पर कुछ एजेंसीज, कुछ यहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ बनकर आती हैं जो कि क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस को बताती हैं कि वो जो देश है वो कितना उधार लेने योग्य है ना, और उस उधार को कितने समय पर चुका सकता है, चुका सकता भी है या नहीं चुका सकता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में यहाँ पर ये बताते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन एक पर्टिकुलर कंट्री की। नाउ ये क्रेडिट रेटिंग क्या हो सकता है? क्रेडिट रेटिंग एक कंपनी हो सकती है ना, ये यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये किसी भी इंडिविजुअल, कोई कॉरपोरेशन, कोई स्टेट, सरकार, हर एक को लेकर अपना डेटा दे सकते हैं कि हाँ इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है।
तो एक रेटिंग एजेंसी है जो कंपनी है, इस कंपनी का मेन मकसद होता है एनालिसिस करना एक देश या किसी दूसरे कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में। उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, अगर उसने उधार लिया तो चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, कितने समय में पे कर पाएगा, इंटरेस्ट क्या होगा, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर पाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स कैसे पे कर पाएगा, वो यहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं। नाउ अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में कुछ एजेंसीज आती हैं, जैसे कि फिच रेटिंग। आपने फिच का नाम सुना होगा कि फिच ने यहाँ पर इंडिया की रेटिंग बदल दी है, ये बताता है कि इंडिया की इकॉनमी ऐसे ग्रो करेगी, तो ऐसी यहाँ पर एक फिच रेटिंग है। फिर दूसरा आता है मूडीज़ इन्वेस्टर, ठीक है, मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस, मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस, हाँ। और तीसरा आता है S&P। S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो ये तीन बड़ी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये कौन सी वाली है, इंटरनेशनल लेवल वाली, ठीक है। इंडिया की खुद की भी यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। भारत के अंदर 6 ऐसी एजेंसीज हैं जिसको सेबी के अंदर में रजिस्टर्ड किया गया, यानी कि वो सेबी के अंडर में आती हैं, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में। और वो 6 एजेंसीज कौन कौन सी हैं, क्राइसिल, ICRA, CARE, फिर उसके बाद में SMERA, फिच इंडिया और ब्रेकवर्क रेटिंग्स। ये 6 इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो सेबी के अंदर में आती है, इंडिया की हैं। और इंटरनेशनल लेवल वाली कौन सी हैं, फिच रेटिंग, मूडी इन्वेस्टर और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। कहोगे इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हो, क्योंकि यहीं से सवाल बना था। सवाल क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले साल 2022 में यूपीएससी ने पूछ लिया क्या कि इंडिया में जो मतलब क्या क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। क्या ये बात सही है? आप कहोगे नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं, सेबी के अंडर में आती हैं, सेबी रेगुलेट करता है। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देखो, जो रेटिंग एजेंसी है जिसको, जो ICRA वाली एजेंसी है, क्योंकि ICRA भी एक रेटिंग एजेंसी है, अभी पढ़ा था, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नहीं पता हमें इसके बारे में अभी, ठीक है। तीसरा यहाँ पर जो ब्रेकवर्क रेटिंग है, ये एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हाँ ये तो पढ़ा था अभी कि भाई ये भी यहाँ पर ब्रेकवर्क रेटिंग्स भी भारत की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो हमें 2 स्टेटमेंट तो पता है, 1 और 3 क्लियर है, लेकिन दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए अभी भी क्लियर नहीं है कि ये सही है या गलत है। वैसे मैं आपको बताऊं तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ये साल 2022 में सवाल पूछा गया था, इस वजह से लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि साल 2022 तक जो ऑप्शन आ रहे थे यूपीएससी में वो ऐसे वाले आ रहे थे कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 और 2 ओनली, ऑप्शन B 2 और 3 ओनली, ऑप्शन C 1 और 3 ओनली, या ऑप्शन D तीनों सही हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि देखो हर एक ऑप्शन का आंसर सभी को नहीं पता रहता है, तो आप एलिमिनेशन कर सकते थे। भाई ये देखो आपने पढ़ा है रेटिंग एजेंसी, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अब हर एक रेटिंग एजेंसी के अंदर डिटेल से घुस कर जाओगे ICRA पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या नहीं है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर सभी को नहीं पता होती हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, 2022 की बात बता रहा हूँ, अब की बार की नहीं, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन कर सकते थे कि आपको पहला वाला तो पता है कि भाई RBI नहीं, सेबी के अंडर में आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो आपके ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन A में भी है, C में भी है और D में भी है, तो आपके ये तो तीनों एलिमिनेट हो गए। बचा कौन सा, B वाला, 2 और 3 ओनली, ये आपका सही उत्तर देखने को मिलेगा। और हकीकत में 2 और 3 ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये तरीका ख़त्म हो चुका है भाई, 2023 में पैटर्न ख़त्म कर दिया। अब की बार इस साल में जो ऑप्शन पूछे गए वो ये पूछा गया है, ये मत बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताओ कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो कितने स्टेटमेंट सही है के लिए आपको तीनों स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। यहीं पर गेम बदल गया अब की बार सभी लोगों के लिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अब की बार इतना ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर गुस्सा दिखाया है, तो अगली बार चेक किया जाएगा कि ये पैटर्न जैसा अब की बार आया था 2023 में वो सेम रहेगा या फिर चेंज भी हो सकता है, यानी कि पुराने वाले पैटर्न पर यूपीएससी वापस आ सकता है। कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है यहाँ पे पुराने वाले पैटर्न पर भी वापस लौट जाए, ठीक है, क्योंकि हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है तो कुछ हम कह नहीं सकते। बट यह मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट था, या आपने इंपॉर्टेंस समझ लिया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में बोला जा रहा है वर्ल्ड एट क्रिटिकल पॉइंट इन इन्फ्लेशन फाइट, BIS। BIS क्या है? यह है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो इस बैंक ने यहाँ पर बोला है कि जो पूरी दुनिया है ना, ये कहीं ना कहीं महंगाई की चपेट में फंसी पड़ी है। पूरे दुनिया में, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी आप देखोगे तो एक ऐसे पॉइंट पर है जो कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं महंगाई से। लगातार रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं पिछले 18 महीनों के अंदर में, है ना। बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया, उसके बावजूद भी जो इन्फ्लेशन है बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ में वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। बड़े बड़े बैंक
ऐसे बड़े बड़े बैंक कोलैप्स किए हैं पिछले 1 साल में, जितना पिछले 15 साल में कोलैप्स नहीं किया। हमने पढ़े भी हैं, बड़े बड़े बैंकों के नाम हमने देखे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर में वो बैंक ठप हो चुके हैं। महंगाई की मार ने यहाँ पर उनको मार दिया है। तो दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो इन्फ्लेशन को फेस कर रही हैं बुरी तरह से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है BIS के थ्रू कि जितना लंबा महंगाई रहेगी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी पॉलिसीज़ रहेंगी। महंगाई लंबे समय तक चलेगी तो उसके लिए हमें बड़ी बड़ी पॉलिसीज़, बड़ी बड़ी नीतियाँ भी बनानी पड़ेंगी। अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ को थोड़ा और सख्त करना होगा ताकि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। ये बेसिकली ओनली एंड ओनली स्टेटमेंट है BIS की साइड से। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं है, केवल BIS के बारे में पढ़ लेना। ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है क्या, इसकी बात हमें क्यों इतनी ध्यान से सुननी चाहिए। तो BIS नाम का जो ये पूरा बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसको 1930 में बनाया गया था। 60 सेंट्रल बैंक्स के थ्रू यहाँ पर ओन किया जाता है। कहने का मतलब है ये जो बॉडी है BIS, इसको छोटी मोटी मत समझना। ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया की कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को यहाँ पर मिलाकर काम करता है। ये हमारे पूरे दुनिया की जो GDP, जो इकॉनमी है, उसका 95% जो टोटल GDP है वो बेसिकली इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इसके लिए काम कर रहा है। BIS का जो हेड ऑफिस है ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर बेसल में है। कहाँ पर? बेसल में। तो ये जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ना, इसको हम लोग कभी कभी सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा इस स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, कि सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स क्या होता है। अभी तो आपको पता है कि बैंकर्स ऑफ द बैंक, अगर हम अपने बैंकिंग वाला सेक्टर पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर में, तो बैंकर्स ऑफ द बैंक कौन सा है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। हमारे सभी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए RBI को बनाया गया है। ऐसे हर एक देश के अंदर में सेंट्रल बैंक होता है। USA का फेडरल रिजर्व है, आपने सुना होगा, है ना। इस प्रकार से हर एक देश के अपने अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं। तो उन सभी सेंट्रल बैंकों का भी एक बैंक बैठा है, और उन सभी सेंट्रल बैंकों का, पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं उनके सेंट्रल बैंकों का एक सेंट्रल बैंक कौन सा है? वो है BIS, दैट इज़ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। क्योंकि ये क्या करता है, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक हो गए, जैसे यूरोप का सेंट्रल बैंक हो गया या USA का सेंट्रल बैंक हो गया, इनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जैसे हमारा RBI हमारे देश के SBI, HDFC, इन कमर्शियल बैंक्स को सर्विसेज देने का काम करता है, वैसे ही यहाँ पर ये BIS क्या करता है, हमारे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को सर्विसेज देने का काम करता है। इसका मेन काम यही है कि जो सेंट्रल बैंक है उसके लिए सर्व किया जा सके, सेंट्रल बैंक के अंदर में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, अलग अलग जो देश हैं सेंट्रल बैंक्स के बेसिस पर कोऑपरेट कर सकें, ठीक है। और इस BIS में एक कमेटी भी आती है, इसका नाम है BCBS, यानी कि बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। बैंकिंग को सुपरवाइज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। हालांकि ये BIS से बिल्कुल अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो BIS का ऑफिस है ना, उसी ऑफिस के अंदर ये कमेटी तैयार की गई है, ठीक है। ऑफिस कहाँ पर है BIS का? आपको पता है, स्विट्ज़रलैंड के बेसल में, वहीं पर हेडक्वार्टर है। अब ये जो BIS है, इसका मेन काम कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखने का भी होता है, उसके ऊपर रिसर्च करना, प्लस कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश करने का काम करता है। तो BIS क्या है, आई होप आप बता सकोगे कि सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स क्या है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। ये वाला आर्टिकल बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है। एग्जाम के लिए ज़ीरो इंपॉर्टेंस है इस आर्टिकल का, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके अलावा इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। मैंने आपको संबंध पढ़ा दिए हैं इंडिया इजिप्ट के, बहुत डिटेल से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, कल जो एडिटोरियल डिस्कशन किया था ना, जानबूझ के किया था। मैं आपको दिखाना चाहता था कि मतलब मैं खुद टेस्ट करना चाहता कि लोगों के ऐसे कमेंट आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन वैसे कमेंट मुझे देखने को मिले। हुआ क्या एक्चुअली में, मैं आपसे बोलता हूँ ना कि देखो एडिटोरियल क्या कर रहा है ना, एक राइटर लिख रहा है और वो राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, अपने पर्सनल व्यूज़ को छाप रहा है। तो किसी के पर्सनल व्यूज़ आपने नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मत पढ़ा करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा, आप एग्जामिनेशन से भटक जाओगे। एक बार एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद आप जितना चाहो पढ़ लो, जिस राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपने पढ़ने हैं पढ़ लो, लेकिन अभी एग्जाम में ये चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी। कुछ ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ हेल्प कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं खुद अपने पास से आर्टिकल से निकाल के आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि कल मैंने जानबूझ के मैंने पढ़ा दिए थे आपको एडिटोरियल, क्योंकि मुझे पता था वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं,
बायसनेस जैसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, और वो चीज़ें कल देखने को मिली। और लोगों में कमेंट ढूंढ रहा था, मैं सोचा यार कमेंट आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन आए। तो सैल्यूट उन लोगों को जो लोग यहाँ पर मेरी बात को समझ रहे हैं। तो मैं जो एडिटोरियल लाने की कोशिश करता हूँ अलग अलग न्यूज़पेपर से, जब हिंदू में इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं वो डिस्कस करता हूँ, लेकिन जब दूसरे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैंने वो वाले कवर करने होते हैं, और मैं हमेशा वो करता हुआ आया हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पर इस वीडियो को प्योरली मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए रख सकूं, यानी एग्ज़ाम में आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपको हेल्प आए। नहीं तो फिर यहाँ पर एक चीज़ को लेकर डिबेट छिड़ जाए, नीचे यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है किसी और टॉपिक को लेकर, है ना, किसी और चीज़ को लेकर, मैं यहाँ पर वो नहीं चाहता। इस वजह से यहाँ पर मैं हमेशा एडिटोरियल पर एक प्योर कंटेंट के ऊपर फोकस करता हूँ। आपको पता होगा, इस वजह से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर एडिटोरियल डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल को उठाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे आर्टिकल जहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल डेटा है जो प्रीलिम्स मेंस आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कर सके, और ऐसा आर्टिकल जो कि ट्रेंडिंग है, पूरे साल में ट्रेंड में रहा है, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। ठीक है, तो इस वजह से जो चीज़ें यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर के एनालिसिस वाले वीडियो में प्रोवाइड करवाई जा रही है, ट्रस्ट में इसके पीछे की बहुत मेहनत है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल कर आपको दे सकूँ। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे आर्टिकल पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आप ये आर्टिकल देख पाओगे, इनमें टाइम वेस्ट करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ प्लीज़ आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। एक एडिटोरियल हम लोग लेकर आए हैं आज बिजनेस लाइन का, क्योंकि मैंने द हिंदू के एडिटोरियल पढ़े आज के, वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, काम के नहीं है, आपका पर्सपेक्टिव कहीं और ही चले जाएगा। तो इस वजह से आपने कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे द हिंदू का एक इनिशिएटिव है बिजनेस लाइन, उस पर आना है। यहाँ पर एक नया एडिटोरियल लिखा गया है, जो खासकर नारायण मूर्ति साहब हैं, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, और इन्होंने मिलेट्स के बारे में बात की है। अब आपको पता है कि मिलेट्स एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पे मेंस में सवाल बनना ही बनना है, क्योंकि साल 2023 को हम लोग एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह देख रहे हैं। समझ गए इस बात को? तो राइटर ने यहाँ पर मिलेट्स के बारे में समझाया कि मिलेट्स को लेकर इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, कैसे हमारे सरकारें मिलेट्स को इतना प्रमोट नहीं कर पा रही हैं, क्या क्या दिक्कतें मिलेट्स आज के समय पर सफ़र कर रहा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, बिल्कुल प्योरली एग्जाम पर्सपेक्टिव के बेसिस पर है। समझते हैं क्या है राइटर के कहने। ना दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप स्क्रीन पर नीचे की साइड में देख सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ना दोस्तों स्क्रीन पर देखते हुए चलना। सबसे पहली चीज़, इस एडिटोरियल को लिखने के पीछे का रीज़न क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट है कि जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स बेसिकली रागी, जोवर, बाजरा, इन सब चीज़ों की अपन बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मिलेट्स को हम लोग न्यूट्री सीरियल क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। ये मिलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाने में, जैसे कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन और ऐसे कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो एक तरफ आप देख पाओगे हमारे देश में लोगों की डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे विटामिन्स हैं वो मिल नहीं पाते हैं हमारी बॉडी में, वो विटामिन्स की कमी रहती है। इंडिया में मैक्सिमम लोगों की डाइट में इस चीज़ की कमी है, लेकिन इसकी पूर्ति न्यूट्री सीरियल्स कर सकते हैं। न्यूट्री सीरियल्स यानी जो मिलेट्स हैं, ये हमारे देश का जो डाइट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा खाना लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। यानी इन क्रॉप्स का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले कुछ समय में इन जो क्रॉप्स हैं मिलेट्स वाली, इनको इतना इंपॉर्टेंस मिल नहीं रहा है, जबकि महत्व इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो महत्व लोग समझ नहीं रहे हैं। इस वजह से इनका कल्टीवेशन भी लंबे समय से कम होता हुआ नजर आया है। तो पहली चीज़ तो राइटर ने ये समझाया है कि आखिरकार जो ये मिलेट्स हैं, हमारे न्यूट्री सीरियल्स हैं, वो लगातार क्यों कम होते चले जा रहे हैं, वो डिक्लाइन क्यों होते हुए चले जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला रीज़न है कि भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा है। जो हरित क्रांति आई थी ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो एक क्रांति लेकर आई गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, यहाँ पर जो मेन फोकस था इस क्रांति में वो केवल वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के ऊपर था। कुछ ऐसी फसलें जो कि बहुत ज़्यादा पानी मांगती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी लगाने के बाद वो फसलों को ग्रो किया जाता है, जैसे पैडी, शुगर केन, बनाना, वीट। इनके ऊपर मेन फोकस रहा ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में। और जो न्यूट्री सीरियल्स हैं जिसमें पानी की खपत कम होती है, ये जो मिलेट्स हैं हमारे, इनके ऊपर इतना प्रॉपर फोकस किया ही नहीं किया गया। ठीक है, इस चक्कर में कहीं ना कहीं पहला रीज़न आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से जो हमारे न्यूट्री सीरियल्स हैं या मिलेट है, इसका कल्टीवेशन देश में कम हुआ है। दूसरा रीज़न राइटर बोलते हैं, दूसरा रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हमारे पास में मिलेट्स को लेकर प्रॉपर सीड अवेलेबल नहीं है। सीड की जो क्वालिटी है, बीज की जो क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। मार्केट हमारा बहुत वीक है। इवन यहाँ पर जो मिलेट्स हैं ना,
जो रागी बाजरा ज्वार है, इनको यहाँ पे गरीबों को खाना बोला जाता है, पुअर मैंस फूड बोला जाता है। इसकी मिलेट्स को लेकर एक छवि जो बनाई गई है वो छवि बहुत ही ज़्यादा ख़राब तौर पर यहाँ पर दिखाई जाती है। जबकि यहाँ पर मिलेट्स के बजाय लोग राइस, जो चावल है गेहूँ है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। जबकि चावल और गेहूँ से ज़्यादा फ़ायदेमंद आपका रागी बाजरा ज्वार ये सारी चीज़ें हैं, मिलेट्स ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मार्केट में क्योंकि देखो इनको इतनी वैल्यू मिली नहीं, तो मार्केट में इनकी डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी भी कम है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा, चेंज इन डाइटरी प्रेफरेंस। जो लोगों की ईटिंग हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे करके चेंज होती रहती हैं। अब लोगों का ब्रेकफास्ट कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, इसकी वजह से भी न्यूट्री सीरियल्स के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है। लोग मिलेट्स को भूल चुके हैं पीछे, जबकि दूसरी दूसरी अलग अलग प्रकार की जो डाइट है उनको लगातार अपना रहे हैं। एक और कारण, नेक्स्ट रीज़न है कंपटीशन बढ़ चुका है। जो सीरियल मार्केट है हाईली कॉम्पिटिटिव हो चुका है। यहाँ पर नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स हर रोज़ निकल रहे हैं। हर प्रकार का ब्रेकफास्ट बार, सीरियल्स, ग्रेनुलास, योगर्ट बेस्ड ब्रेकफास्ट, हर एक ऑप्शंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ चुका है। लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेट्स को इस कंपटीशन में भूल चुके हैं, दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स को लगातार ट्राई कर रहे हैं। एक और रीज़न वो है लैक ऑफ मार्केटिंग एंड इनोवेशन। इसकी वजह से भी हमारे देश में मिलेट्स को ग्रो नहीं किया जा रहा है। यानी मार्केटिंग के अंदर में कमी है, प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाती है, और इस पर्टिकुलर सेक्टर में, मिलेट्स के सेक्टर में, हम प्रॉपर इनोवेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। इस सेक्टर में प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, नए वेरिएशंस लाने। क्योंकि देखो एक बात ये भी है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है हमें समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। अगर हम समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। तो वही यहाँ पर मिलेट्स के साथ में हुआ। इसमें हम वेरिएशंस करना भूल गए, और वो वेरिएशंस ना करने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा मिलेट सेक्टर पीछे रह गया। फिर एक और रीज़न बताया गया, वो है परसेप्शन एंड टेस्ट प्रेफरेंसेस। जो टेस्ट प्रेफरेंस है, यानी कि लोगों की स्वाद की बात की जा रही है, तो टेस्ट में आप देखोगे तो लोगों के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी सारे हो चुके हैं। उनको मिलेट्स खाने में इतना पसंद नहीं है। ब्रेकफास्ट में वो दूसरा जो एन्जॉयबल टेस्ट है, मज़ेदार टेस्ट है, उसकी बात कर रहे हैं आजकल लोग। तो उनको ऐसा कोई हेल्थ से इतना लेना देना नहीं है, टेस्ट से ज़्यादा लेना देना है। तो इसकी वजह से भी जो सीरियल्स हैं, खासकर हमारे न्यूट्री सीरियल्स यानी मिलेट्स हैं, वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये तो हमने समझ लिया कि जो ये मिलेट्स हैं ये देश में हमारे क्यों इनकी जो कह सकते हो कल्टीवेशन थी वो कम हो गई है। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर हम कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं, यानी मिलेट्स को उगाना बढ़ा दिया जाए, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1 बेनिफिट, न्यूट्रिशन। देश में न्यूट्रिशन लोगों को मिलेगा, क्योंकि मिलेट्स के अंदर में डाइटरी फाइबर, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती हैं, उसके बॉडी में सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति करती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, खासकर बच्चे, महिलाएं हमारे देश में। तो उनके अंदर ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म करने वाला जो एक सीरियल है या कोई खाना है, तो वो है न्यूट्री सीरियल। उसके बाद बात आती है क्लाइमेट रेजिलियंस की। यानी कि एक फ़ायदा और है, अगर हम न्यूट्री सीरियल्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं तो इससे हमें अपने वातावरण की ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी होगी। होता क्या है कि जो हमारी नॉर्मल फसलें हैं, चावल गेहूं की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है, भाई इतना तापमान होना चाहिए, बारिश इतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम हो गई तो डायरेक्टली उसका असर फसलों के ऊपर पड़ता है। बट ऐसा हमारा मिलेट्स के साथ में नहीं है। अगर पानी की खपत कम भी है, सूखा भी पड़ गया है, तब भी मिलेट्स ग्रो कर सकते हैं। ये एक बेस्ट चीज़ देखने को मिल जाती है, यानी कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ना, उससे बराबर लड़ सकती है ये मिलेट्स। उसके अलावा एक और फ़ायदा है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। जो हमारे मिलेट्स होते हैं इनमें पानी की खपत कम होती है, पानी का कम यूज़ करना पड़ता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम लगती है। इससे मिट्टी की हेल्थ भी बनी रहती है, पोल्यूशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू द राइस एंड व्हीट। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। फिर एक और बेनिफिट है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जो हमारे मिलेट्स होते हैं ये कई सारे छोटे छोटे हमारे किसान भाइयों को इनकम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, है ना। तो फार्मिंग सेक्टर में कई सारे वेमेन हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। ये जो इन मेन जो यहाँ पे मिलेट्स हैं ना, उनके मेन क्रॉप प्रोड्यूसर्स ये आपको देखने को मिलेंगे, इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ़ायदे हो गए कि अगर हम मिलेट्स के कल्टीवेशन बढ़ा देते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स अपन लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब राइटर ने
मिलेट से कुछ एग्जाम्पल दिया कि कौन सा मिलेट किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इस बार मिलेट्स का बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी आपसे किसी भी मिलेट के नाम को लेकर पूछ लिया जाए, तो मैंने सारे नाम का डेटा आपको प्रोवाइड करवा दिया है। प्लीज़ एक बार ध्यान दो इसके ऊपर, ठीक है। तो पहला है सोरगम। सोरगम को हम लोग जोवर के नाम से जानते हैं। एक ग्लूटेन फ्री सीरियल है। इसमें प्रोटीन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। एक इंसान का ब्लड शुगर लेवल, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके रखता है ये जोवर, ठीक है। दूसरा है बाजरा। बाजरा को इंग्लिश में पर्ल मिलेट के नाम से जानते हैं। बाजरा के अंदर अगेन प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बाजरा क्या कर सकता है, एनीमिया को रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। यानी कि बॉडी में जो खून की कमी, आयरन की कमी है वो यहाँ पर कम कर सकता है, आयरन प्रोवाइड करवा सकता है, डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता है। फिर आता है रागी। रागी को हम इंग्लिश में फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा सीरियल है जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, आयरन, फाइबर, अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं, और कैल्शियम आपको पता है आपकी हड्डी के लिए अच्छा है। तो मिलेट से क्या हो सकता है, आपकी हड्डियाँ, आपके दांत या फिर जो डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ यहाँ पर ठीक हो सकती है। फिर आता है यहाँ पर काकुम। काकुम को हम लोग फॉक्सटेल मिलेट के नाम से जानते हैं। फॉक्सटेल मिलेट में भी जो प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट है वो ज़्यादा होता है। अगेन ये आपकी इम्यूनिटी, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाकर रख सकता है, मतलब बना कर रख सकता है, मेंटेन करके रख सकता है। फिर आता है कोडोन। कोडोन को हम लोग कोडो मिलेट के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा सीरियल जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, प्लस ये आपके ब्लड शुगर लेवल को, प्लस आपके मोटापे को कंट्रोल कर पाएगा। फिर उसके बाद में एक आता है बर्नयार्ड मिलेट, जिसको हम लोग सनवा के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा सीरियल है जिसमें अगेन फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, आयरन, कैल्शियम ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं कब्ज़ को रोकता है, मतलब जो कब्ज़ है उससे बचाता है, प्लस ब्लड सर्कुलेशन को, बॉडी में जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। फिर एक है मिलेट कुटकी, लिटिल मिलेट के नाम से जानते हैं हम इसको। ये भी यहाँ पर एक सीरियल है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, फाइबर, उसके बाद आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगेन ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, प्लस आपको जो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, उससे बचा कर रखेगा। फिर आता है प्रोजो मिलेट, जिसको हम लोग चना के नाम से भी जानते हैं। जो चना है इसमें चना में प्रोटीन, फॉस्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये आपकी मसल्स को, नर्व फंक्शन को, प्लस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यहाँ पर रोक सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये मैंने आपको हर एक मिलेट के बारे में, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, प्लस इनका नाम क्या है वो मैंने आपको बताया। अब राइटर ने ये बोला है कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं मिलेट्स के कल्टीवेशन को अब की बार प्रमोट करने के लिए। नंबर 1 स्टेप, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आपको पता होगा कि साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह देखा जा रहा है। तो साल 2023 हमारे मिलेट्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मिलेट का इंपॉर्टेंस, उसके अंदर न्यूट्रिशन चैलेंजेस, उसका एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करना, ये सारी बातें यहाँ पर आजकल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड वे में देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा दूसरा जो स्टेप उठाया गया है वो है रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग मतलब हमने मिलेट्स के कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, जो ऑफिशियल डेजिग्नेटेड है, इनको न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया गया, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर देने की सरकार ने कोशिश की है। उसके बाद में फार्मर फ्रेंडली स्कीम्स को चलाया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नाम की एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत हमारी सरकार 300 करोड़ रुपए निकाल चुकी है 2011-12 के अंदर में, ताकि मिलेट्स को एज आ न्यूट्री सीरियल्स प्रमोट किया जाए। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मिलेट्स का प्रोडक्शन के ऊपर मेन फोकस यहाँ पर रहे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने भी 600 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है स्कीम के अंदर में लगाए हैं, ताकि मिलेट्स के लेकर जो इसका कल्टीवेशन एरिया है इसको बढ़ा सकें, इसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो सरकार की साइड से ये सारे के सारे जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और कदम उठाया गया है, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हमारा MSP है उसको यहाँ पर बढ़ाया गया है। क्योंकि आपको पता है ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। सरकार एक पेमेंट है जो कि यहाँ पर हमारे किसानों को देती है और उनसे उनकी फसलों को परचेस करती है, एक मिनिमम अमाउंट यहाँ पर उनको देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब एक प्राइस डिसाइड होता है कि भाई इस फसल के ऊपर इतना दाम चल रहा है, सरकार आपको इतना देगी। इससे फार्मर्स को कोई नुकसान नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। उन्हें पता है कि अगर कुछ नहीं हुआ, ये अच्छा पैसा नहीं मिला, तो ऑब्वियस सी बात है MSP पर मैं इसको भेज दूंगा सरकार को, ठीक है। तो सरकार ने मिलेट्स के ऊपर भी जो MSP है इसको बढ़ाया है। सरकार ने इन फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ किया है। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स है इसको ज़्यादा उगाने लगेंगे। फिर उसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए, ठीक है। ये तो काम हो रहे हैं, प्लस इनके ऊपर थोड़ा सा और जोर देना होगा। लेकिन उसके अलावा हमें एक काम करना होगा,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको इंक्लूड करना होगा। सरकार ने वैसे किया भी है ये काम। जो मिलेट्स हैं हमारे, जो ये मिलेट्स की बात समझ गए होंगे, बाजरा, रागी, जोवर की बात अपन कर रहे हैं, इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंक्लूड करना शुरू किया गया है। यानी जो आपको राशन मिलता है ना, गेहूं चावल आप राशन लेने जाते हो, तो वहाँ पर आपके इस वाले सिस्टम में भी इसको इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। नाउ अब राइटर बोलते हैं कि चलो ये तो काम हो रहा है, सरकारी इनिशिएटिव्स ये हैं, लेकिन अभी हमें और क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम इस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। पहली चीज़, हमें फूड इंडस्ट्री के साथ में कोलैबोरेट करना होगा। यानी कि जो अलग अलग फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप को बढ़ाना होगा ताकि वो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाएं, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी कम है, लोग खरीदते नहीं हैं। बस इसको अवेलेबल करवाया जाए, लोग यहाँ पर खरीदें, इसके बारे में इसको एक प्रमोशन दिया जाए जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर जानकारी मिले। जैसे अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता चल रहा है, काफ़ी लोग होंगे जो कि यहाँ पर इसका कंजम्पशन थोड़ा बहुत शुरू करेंगे, खाना शुरू करेंगे, क्योंकि वाकई में इसके बेनिफिट्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उसके बाद राइटर बोलते हैं एक और कदम उठाया जा सकता है, स्कूल और कम्युनिटी प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि जो भी न्यूट्री सीरियल्स हैं, इसको जो स्कूल में प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं अलग अलग, उन प्रोग्राम्स में यहाँ पर ये वाला जो मल्टी सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स है, इसको यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। जो स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम है, वर्कशॉप चलती हैं, न्यूट्रिशन वर्कशॉप चलती हैं, उन सभी जगह पर यहाँ पर इन सीरियल्स को प्रमोट किया जा सकता है। इससे लोगों में एक जागरूकता फैलेगी, इसके बेनिफिट्स के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है ऐसे स्टेप्स उठाकर। उसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में कोलैबोरेट करना होगा, ये भी एक स्टेप है। इसमें क्या बोला जा रहा है, हमें जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, इनके साथ में मिलकर काम करना होगा ताकि क्या हो कि इनके पास में कोई पेशेंट आए तो उस पेशेंट को यहाँ पर ये एक सुझाव दें न्यूट्री सीरियल्स का, न्यूट्री सीरियल्स को प्रमोट करें और लोगों से कहें कि आप डेली बेसिस पर न्यूट्री सीरियल्स को यहाँ पर आप खाना स्टार्ट करो। इससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फ़ायदा होगा, न्यूट्री सीरियल्स को एक प्रमोशन मिलेगा, इसकी जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। प्लस यहाँ पे कंज्यूमर इंगेजमेंट हमें चाहिए होगा, कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी हमें चाहिए होगा अलग अलग कैंपेन्स के अंदर में, ताकि जो न्यूट्री सीरियल्स इसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर्स जो न्यूट्री सीरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने यूज़ किया अपने लाइफ में, जिनको बेनिफिट्स आए हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो शेयर कर सकें, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, रेसिपीज़ को शेयर कर सकें कि कैसे कैसे रेसिपी होती हैं, बाजरा से क्या बन सकता है, जोर से क्या बन सकता है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर शेयर की जा सकती हैं एक प्लेटफॉर्म पर। इससे भी क्या होगा, अगेन न्यूट्री सीरियल्स को एक जो महत्व है वो मिलेगा, प्लस यहाँ पर इसका प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब आप देख रहे हो ये एडिटोरियल में कोई बकवास नहीं है, हर एक चीज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू तक यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी तैयार करवा दी गई हैं, क्योंकि मिलेट्स के बहुत डिस्कशन हो रहा है। तो आपसे एक भी चीज़ अगर पूछी जाएगी कहीं पर भी, चाहे प्रीलिम्स में इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। नाउ अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ न्यूट्री सीरियल्स टू कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डाइटरी डाइवर्सिटी एंड रूरल लाइवलीहुड्स। आपने बताना है कि जो न्यूट्री सीरियल्स यानी जो मिलेट्स है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, इसकी क्या ताकत देखने को मिलती है, कैसे ये हमारे एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सकता है, लोगों की जो डाइट है उसको बढ़ा सकता है, बढ़ावा दे सकता है उसके अंदर में, है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो रूरल लाइवलीहुड से गांव के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकता है। बस जो ये मिलेट्स है कैसे यहाँ पर इन सब चीज़ों में अपना योगदान दे सकता है, ये आपने बताना है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। तो जो टिकाऊ कृषि है, टिकाऊ कृषि आहार विविधता और ग्रामीण आजीविका में योगदान करने के लिए जो पोषक अनाज की क्षमता है उसकी जांच करें, उसके बारे में एनालिसिस प्रोवाइड करवाएं। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 65,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। दोस्तों जब आप अपने आंसर को लेकर सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो एक कोऑपरेटिव वे में ग्रुप चल रहा है, आप भी जाकर उसका हिस्सा बन सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना आप 2-2 आंसर्स रिव्यू कर सको। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप एक आंसर रिव्यू करते हो और मतलब आप क्या कर रहे हो ना, आप किसी और दूसरे का आंसर रिव्यू नहीं कर रहे हो और चाहते हो आपका आंसर रिव्यू हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है।
ठीक है, एक एथिक्स नाम की भी चीज़ होती है, तो आपने उन चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। आपने अगर अपना आंसर रिव्यू करवाया है तो दूसरे का आंसर आपको भी रिव्यू करना है, ठीक है। तो 2 आंसर मैक्सिमम रिव्यू कर सकते हो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इससे यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। प्लस आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 2017 का क्वेश्चन था कि बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमारे देश में। दूसरा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक रुपए को लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली एक कार्ड पेमेंट स्कीम है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज़ वाई बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी वाला हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप दोस्तों मज़ा आ चुका होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।